Hello, students. So in this class, we will start chapter 10, that is the wave optics. Okay. So as you all know that in the wave optics, we are going to study the wave property of light. Okay. So here we will study the wave property. That means in this chapter, we will deal the light as a wave. ओके सो इस चैप्टर में हम लाइट की वेव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं और तो इसीलिए अब हम लाइट को इस चैप्टर में वेव एज्यूम करेंगे, नॉट एज अ पार्टिकल। ओके, तो इसीलिए या पार्टिकल थ्योरी में हम लाइट को रे से दिखाते थे, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे पाथ में मूव करते हैं, स्ट्रेट पाथ में, और स्ट्रेट पाथ को दिखाना है तो हम रे बना सकते हैं। बट वेव में तो ऐसी टेंडेंसी होती नहीं है, वो साइन के फॉर्म में ट्रेवल कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर वेव ऑप्टिक्स में हम रे से ना दिखा करके वेव को वेव फ्रंट से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर जब भी हमें वेव दिखाना होगा, लाइट वेव को दिखाना होगा कहीं पर भी, तो हम क्या वहां पर बना देंगे, वेव फ्रंट्स बना देंगे, जैसा कि रे ऑप्टिक्स में हम रेज बनाते थे, यहाँ पर वेव फ्रंट बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ये वेव फ्रंट होता क्या है। ठीक, तो देखो आपने देखा होगा कि अगर आपने वाटर में अगर आपने एक पेबल को ड्रॉप किया, तो लेट अस से दिस इज द पॉइंट ऑफ वेयर द पेबल इज हिटिंग द वाटर सरफेस। तो ये वो पॉइंट है जहां पर पेबल वाटर सरफेस को क्या कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि इस पॉइंट ये हुआ आपका सोर्स, क्योंकि यहीं से जनरेट होगी एनर्जी, यहीं पे डिस्टरबेंस आप क्रिएट कर रहे हो पानी के सरफेस पे। जब ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो आपने देखा होगा कि वाटर की सरफेस पे ऐसे कुछ सर्कुलर पैटर्न्स मूव करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यू ऑल हैव सीन दैट सर्कुलर पैटर्न्स फ्लोज आउटवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। ऐसा देखा है आपने कि सर्कुलर फॉर्म में एनर्जी फ्लो करती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो यही तो सर्कुलर पैटर्न्स है ना, जिसके फॉर्म में तुम्हारी एनर्जी, जो तुमने एनर्जी दी वाटर सरफेस को, वो अगर आउटवर्ड फ्लो करती है तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, वेव फ्रंट कह देते हैं। ये तो हमें दिख जाता है पानी में, these wave fronts are visible in the water। तो वाटर वेव में अगर पानी में ये जो रिपल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेव फ्रंट का शेप कैसा था, सर्कुलर। वेव फ्रंट का शेप कैसा था, सर्कुलर, क्योंकि ये सरफेस पे बनती है वेव। क्लियर? अच्छा, तो वेव फ्रंट को थोड़ा टेक्निकली अगर डिफाइन करना है कि इन रियलिटी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी वेव फ्रंट की, तो अगर देखो कंसीडर करो ये है तुम्हारा एक वेव फ्रंट सर्कुलर जो पानी में बना हुआ है। अगर तुम इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट के पार्टिकल को अगर कंसीडर करो तो इन सभी पार्टिकल्स का इस समय जो नेचर होगा वो क्या होगा, सेम। अच्छा, एक चीज समझो, जब पानी में कोई डिस्टरबेंस हमने क्रिएट नहीं किया था, उस समय क्या पानी के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं क्या? नहीं करते, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्ट पे रहते हैं। जैसे ही हमने डिस्टरबेंस किया कि आप वाटर के पार्टिकल्स ऑसिलेट करने लगते हैं अपनी जगह, तो वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो मैं कह रहा हूं कि लेट्स से ये है, आपने डिस्टरबेंस किया और ये वेव फ्रंट सर्कुलर बन गई पानी में, जो हमें दिखती है ना ये सर्कुलर फॉर्म। तो मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे पार्टिकल्स होंगे पानी के जो इसको बना रहे होंगे, तो ये जो सभी पार्टिकल्स हैं उनका नेचर क्या होगा, सेम। इसका मतलब ये अगर कोई ऊपर जा रहा होगा तो सबके सब भी ऊपर, और सबका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा मीन पोजीशन के। सभी में फेज क्या होगा, सबका सेम। फेज समझाया था मैंने एसी चैप्टर में कि करंट वोल्टेज अगर सेम फेज में होते थे, इसका मतलब ये होता था कि अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा होगा, सेम नेचर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो सभी पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा और इनका जो फेज होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा इनका फेज। क्लियर? कि एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स के पार्टिकल्स को जोड़ दें तो क्या ये हमें सर्कुलर पैटर्न मिल गया? अगर मैंने इन सभी पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दिया तो क्या ये हमें सर्कुलर शेप मिल जा रहा है? दैट इज द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की देखो डेफिनेशन क्या हुई, द लोकस और कलेक्शन कह सकते हो ऑफ ऑल सच पॉइंट्स
which are oscillating in same phase and have same amplitude। तो ऐसे सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला दें जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं और जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर शेप क्या था वेव फ्रंट का? सर्कुलर। इन वाटर द वेव फ्रंट वेयर सर्कुलर। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वाटर की वो सिर्फ किसमें फ्लो हो रही है? सरफेस पर फ्लो हो रही है, तो सरफेस पर बनी वेव फ्रंट। अच्छा, क्या है वाटर की एनर्जी एयर में भी जाती है क्या? ऊपर नहीं। अगर ये एयर में भी ट्रेवल कर रही होती तो ये जो वेव फ्रंट है वो किसमें भी बनता? एयर में बनता। अब देखो कोई लाइट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो देखो एक लाइट का क्या है? पॉइंट सोर्स। तो क्लियर सी बात है, इससे जो एनर्जी होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी। अच्छा, एक और चीज यहां पे समझ लो, तो ये जो सर्कुलर मैंने बनाया है ये क्या है? वेव फ्रंट। अच्छा, मैं अगर रे दिखाना चाहूंगा तो वो क्या रेडियली आउटवर्ड होती है? अगर रे के टर्म्स में दिखाना है। अच्छा, एनर्जी की डायरेक्शन क्या है? क्या इस पॉइंट पे हमने एनर्जी दी और वो एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है? सभी डायरेक्शंस में रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। मतलब इस पॉइंट पे एनर्जी दी और वो रेडियल डायरेक्शन में सभी डायरेक्शंस में क्या हो जा रही है? स्प्रेड हो जा रही है। तो अगर मैं एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन दिखाना चाहूं कि देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे किसी ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो एनर्जी कैसे आ रही होगी ट्रैवल करते हुए? इस तरह से। अगर कोई यहाँ खड़ा होकर देखेगा तो उसको ऐसे एनर्जी आती दिखेगी। तो ये जो मैंने रेज दिखाई है, these rays are showing the direction of propagation of लाइट की एनर्जी की डायरेक्शन को दिखा रही है कि तुम्हारी एनर्जी ऐसे रेडियली बाहर निकल रही है। तो देख रहे हो कि जो प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है दैट इज रेज, और जो वेव फ्रंट है वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। वो आपस में क्या होंगे? रेडियल लाइंस हमेशा सर्कल के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है। ये तो आपने रेडियस को पढ़ा है कि रेडियस हमेशा सर्कल पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, और वी कैन से दैट द रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो जो रेज होती है लाइट की वो वेव फ्रंट के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। समझ गए? अच्छा, तो ये कुछ रिलेशन समझना था हमें यहाँ पे वेव फ्रंट से रिलेटेड। तो जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक? अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा कुछ बेसिक बातें। अब आते हैं हम एक पॉइंट सोर्स। अब ये बताओ, ये अगर एक हमने यहाँ पे पॉइंट सोर्स जला दिया, जैसे एक बल्ब मैंने जला दिया, तो क्या उससे एनर्जी सिर्फ एक प्लेन में फ्लो हो रही है कि सभी डायरेक्शंस में? सभी डायरेक्शन, 3 डायमेंशनल स्पेस में है। अब तुम ना उन सभी पॉइंट्स को जोड़ो जो सेम फेज में होंगे। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ से अगर मैंने 1 मीटर पे एक पॉइंट लिया तो ये अगर किसी फेज में है तो इसके सेम फेज वाला दूसरा पार्टिकल यहाँ पे भी होगा 1 मीटर पे, यहाँ पर भी होगा 1 मीटर पे, यहाँ पर भी होगा। क्या हम सभी ऐसे पॉइंट्स को जोड़ दें जो कितने दूर पे हैं? 1 मीटर पे है। उन सब का फेज क्या होगा? सेम। सबका नेचर क्या होगा? क्योंकि देखो तुमने यहां से एनर्जी दी और तुम 1 मीटर के सारे पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, तो क्लियर सी बात है अगर इस पार्टिकल के पास एनर्जी पहुंची तो इसके पास भी पहुंच गई, इसके पास भी पहुंच गई, और क्या एक साथ पहुंची होगी सबके पास? क्योंकि सब सेम डिस्टेंस पे है, तो इन सभी पार्टिकल्स के ऑसिलेट होने का जो नेचर होगा वो भी क्या होगा? सेम। तो अगर हमें चाहिए वेव फ्रंट, हमें क्या चाहिए? तो हमें इन सभी पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। इनका हमें कलेक्शन देखना होगा जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? लोकस देखते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? स्फीयर। यू विल गेट अ स्फीयर। इसीलिए फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट the shape of wavefront are spherical। जो शेप होता है वेवफ्रंट का कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। अब मैं इसमें बोर्ड में तो स्फेरिकल दिखा नहीं सकता हूं, तो आपको बस लिखना है। अच्छा, तो देखो ऐसे समझो, अब मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे बेसिकली एनर्जी फ्लो हो रही है। तो देखो यहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस किया, मतलब हमने लाइट जलाई, ये देखो वेवफ्रंट बना।
फिर यही वेव फ्रंट कुछ समय बाद यहाँ, फिर यहाँ पहुंच गया। देख रहे हो इस पॉइंट से वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो दैट इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अच्छा, रेज अगर दिखाना है तो तुम्हें पता है कि पॉइंट सोर्स की वजह से यहाँ चार्ज नहीं, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक? तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की वजह से जो रेज होंगी वो कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड। और अगर तुम्हें कोई वेव फ्रंट पूछेगा तो वो कैसी होगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी। अब ये बताओ, कोई पास होके यहाँ पे खड़ा होके देख रहा है वेव फ्रंट, तो उसका शेप कैसा दिखेगा? स्फेरिकल दिखेगा। अब तुम दूर चले जाओ, बहुत दूर पे कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर कोई चीज बहुत दूर होती तो हम क्या कहते हैं? कहां पर है? या हम कहते हैं यहाँ ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के लिए सोर्स कहां पे है? इनफाइनाइट पे। ऑब्जर्वर के लिए सोर्स कहां पर है? तो ये बताओ, इससे चलने वाली वेव फ्रंट कुछ, अब मैं पूरा वेव नहीं बना रहा हूँ, वो कुछ ऐसे ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुंचेगी। अच्छा, इस ऑब्जर्वर के लिए अब ये जो वेव फ्रंट यहाँ रीच कर रही होगी वो किस फॉर्म में रीच कर रही होगी? एक प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में रीच कर रही होगी। देखो कैसे, ये है सपोज सन, और यहाँ पे ये क्या है? अर्थ। दिस स्मॉल स्फीयर। क्लियर? अब देखो सन का जो वेव फ्रंट है, पास में तो छोटे सर्कल बनेंगे स्मॉल रेडियस के। अच्छा, तुम जब अर्थ के पास जाओगे तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, जिसकी रेडियस किसके इक्वल होगी? सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस के बराबर। यही रेडियस होगा ना पूरा। अच्छा, ये जो वेव फ्रंट पहुंचेगा ना इस अर्थ के पास, तो देखो ऐसे अर्थ को कट करेगा। ये बताओ, अर्थ पे अगर कोई पर्सन खड़ा, तो कोई भी जैसे बहुत बड़ा स्फीयर है, तो इस स्फीयर का एक बहुत छोटा सा पोर्शन अर्थ पहुंच रहा है। इस स्फीयर का बहुत, और ये बताओ अगर एक स्फीयर का बहुत छोटा सा पोर्शन कंसीडर करोगे तो वो ऑलमोस्ट क्या एक प्लेन होगा? वो ऑलमोस्ट क्या होगा? इसीलिए अगर सोर्स बहुत दूर है तो दूर वाले सोर्स से हमें जो वेव फ्रंट आता दिखेगा वो प्लेनर दिखेगा। वो कैसा दिखेगा? और अगर तुम पास से देख रहे हो तो स्फेरिकल दिखेगा। तो इसीलिए जब सोर्स इनफाइनाइट पे होता है, इन दैट केस द वेव फ्रंट इज प्लेन। तो सोर्स एट इंफिनिटी है अगर सोर्स कहां पे लाइट का? इंफिनिटी पे, इन दैट केस द वेव फ्रंट विल बी प्लेनर। ऐसे प्लेनर वेव फ्रंट आ रहा होगा, ऐसे मूव करता हुआ, ठीक? अगर सोर्स है। अच्छा, रेज दिखाना है अगर तो इसके परपेंडिकुलर बना दो। रेज अगर देखो, कभी भी अगर रेज बनाना है तो वेव फ्रंट के क्या बना दो? परपेंडिकुलर। और अगर रेज दी है और वेव फ्रंट पूछे तो रेज के परपेंडिकुलर बना दो। दोनों आना चाहिए, ठीक? तो अभी तो हमें वेव फ्रंट पता है ऐसे, तो अगर हम रेज बना दे तो बताओ, देखो इंफिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती है? पैरेलल। देखो तुम्हें पैरेलल रेज दिखेंगी यहाँ। सो अगर रेज की बात करें तो वो पैरेलल रेज आती है इंफिनिटी से, और अगर वेव फ्रंट की बात करें तो कैसा शेप होता है वेव फ्रंट का? प्लेनर वेव फ्रंट आता है व्हेन द सोर्स इज एट इंफिनिटी। बहुत दूर अगर सोर्स है तो। अब अगर हम लाइन सोर्स की बात करें, ये हमारे पास सोर्स रखा है, जैसे ये ट्यूब लाइट है, तो ये क्या पॉइंट सोर्स है कि एक लाइन सोर्स है? लाइन सोर्स है। तो लाइन सोर्स से जो जनरेट होने वाली तुम्हारी वेव फ्रंट्स होंगी, जैसे ये लाइन सोर्स है, तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगी वो सिलिंड्रिकल बनेगी। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लाइन सोर्स लाइट, ठीक? तो हमें पॉइंट सोर्स और हमें इनफाइनाइट वाले के लिए कहीं यूज करना ज्यादा, बस इसको जान के रखना है कि अगर सोर्स लाइन सोर्स है तो सिलिंड्रिकल शेप होगा। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, ये बताओ, वेव फ्रंट मूव करते हैं, वेव फ्रंट क्या करते हैं? इनकी स्पीड क्या होती होगी? अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो उनकी कुछ स्पीड भी होगी। तो वेव फ्रंट की जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट।
क्लियर सी बात है, जितने से हमारी लाइट वेव मूव कर रही है वही तो वेव फ्रंट की क्या होगी, स्पीड होने वाली है। तो स्पीड ऑफ, अच्छा, और ये तो हमने पढ़ा है कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। वैक्यूम में स्पीड c होती है और किसी भी मीडियम b में अगर निकालना है तो वो क्या होता है, c। यही होता था, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मतलब वेव फ्रंट की जो स्पीड भी होगी ना वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, समझ गए। तो वेव फ्रंट ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बताओ, ये प्लेन वेव फ्रंट था, देखो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ये था किसी t बराबर 0 की बात है, वो कहीं यहां पर है, कहां पर है, लेट्स से x बराबर 0, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। किसी टाइम t बराबर टाउ के बाद ये कितना दूर पहुंच जाएगा। अगर मैं कहूं ड्रॉ द न्यू वेव फ्रंट एट t इक्वल्स टू टाउ, मतलब कोई 10 सेकेंड हो सकता है टाउ, 20 सेकेंड हो सकता है, तो मैं कह रहा हूं इसके 10 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद या टाउ सेकेंड के बाद वेव फ्रंट कहां पहुंच गया होगा, उसका शेप बनाना है। अगर मैंने दे दिया है कि ये जो वेव फ्रंट है वो किस में ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब ये कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, तो कितना डिस्टेंस मूव कर गया होगा, c इनटू, यहां पहुंच चुका होगा, और इस समय इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो c इनटू, अगर कोई ये मीडियम होता तो v इनटू टाउ। तो कभी भी कितना दूर पहुंच गया वेव फ्रंट को निकालना है तो सिंपल हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज नथिंग बट स्पीड इनटू, और स्पीड हमें पता होगी, वैक्यूम होगा तो स्पीड c होगी और अगर मीडियम होगा तो स्पीड v होगी, और वो हमें निकालना आता है। अब देखो, अब मैं तुमको वेव फ्रंट बनाना दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं एग्जाम में कि सपोज दिस इज ए बाइकॉन्वेक्स लेंस, उस पे एक प्लेनर वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है। कैसा वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है, ये ऐसे चलता हुआ आ रहा है, मतलब सोर्स कहां पे रहा होगा, इंफिनिटी, और एक क्लियर सी बात है वेव फ्रंट जो आएगा वो कैसा आएगा। अब ये जो वेव फ्रंट है ये भी वो इंसिडेंट होगा इस पे लेंस पे, ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ड्रॉ द, कि रिफ्लेक्शन के बाद वेव फ्रंट क्या हो जाएगा उसको ड्रॉ करें। यही क्वेश्चन कॉन्वेव लेंस के लिए लगा दें, ये क्वेश्चंस आते हैं वेव फ्रंट ड्रॉ करने वाले, इसको करना आना चाहिए आपको, प्लीज मुझे ये कर दो। ऐसे देखें अगर मिरर पे ये कर लो, इसमें ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो देखो हमको रेज बनाना अच्छे से आता है, कि अगर मैं कह देता कि इस पे रे डायग्राम दे दूं और पूछूं रिफ्लेक्टेड रे बनाओ तो वो हमको बनाना, तो सबसे पहले क्या किया करो, जब भी कभी तुमसे रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद वेव फ्रंट पूछे बनाने के, तो पहले रेज बना दिया। क्या बना लिया तुम, तो सब हमें पता है कि प्लेनर वेव फ्रंट के लिए जो रेज आ रही होगी वो कैसी रेज आ रही होगी, पैरेलल रेज आ रही होगी, तो हमने पैरेलल रेज बना दिया। अच्छा तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है, क्या कर देगा, इनको कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट की तरफ, क्या कर देगा इनको एक पॉइंट की तरफ, तो क्या ये फिर पॉइंट सोर्स बन गया, ये कैसा सोर्स बन गया, ऐसा लग रहा होगा कि जो ये लाइंस रेडियल हो गई, अब जो रिफ्लेक्टेड रेज हो गई वो क्या हो गई, रेडियल। तो इसका मतलब अगर रिफ्लेक्टेड रेज रेडियल हो गई हमारी, एक पॉइंट की तरफ झुक गई हमारी, इसका मतलब अब जो नई वेव फ्रंट बनेगी वो स्फेरिकल, जो नई वेव फ्रंट बन जाएगी वो स्फेरिकल, क्योंकि एक पॉइंट की तरफ है ना, सेंटर हो गया उसका।
अच्छा, तो ये आएगी वेवफ्रंट ऐसे, जिसका सेंटर यहाँ पर ऐसे बना देंगे, बन गया, ये बन गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। यहां बनाओ, क्या यहां पे फिर से पैरेलल रेज डालो, क्या ये कर देगा डाइवर्ज, लेकिन ये कहीं पीछे मिलेगी यहां। इसका मतलब ये भी एक पॉइंट को भी मिलती हुई नजर आ रही है, ये भी एक पॉइंट पे, लेकिन जो वेवफ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल हो गया, ये तो क्लियर है। वेवफ्रंट जो बनेगा वो स्फेरिकल, लेकिन उसका सेंटर यहां पर होगा, उसका सेंटर तुम्हें बताओ ऐसे कर्वेचर पे बनाओ कि ऐसे कर्वेचर, ऐसे कर्वेचर। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, क्योंकि इसका सेंटर ये यहां पे, क्योंकि देख रहे हो ना इसी पॉइंट से ये दोनों रेज आते हुए दिख रहे हैं, तो सेंटर पॉइंट तो ये होगा। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। यहां पर ऐसे हमने रेज में पढ़ा था, ये रेज है मतलब ऐसी वेवफ्रंट है। अब ये देखो वेवफ्रंट चलती 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 ऐसे इंसिडेंट होगी, प्रिज्म क्या कर देता है, इसको बेस की तरफ झुका देता है, ये हो गई वेवफ्रंट अंदर, फिर बाहर क्या कर देगा, ऐसे बेंड कर देगा, तो ये तुम्हारी इमर्जेंट वेवफ्रंट हो गई। तो देखो ये है इंसिडेंट वेवफ्रंट, ये है तुम्हारी रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, और ये है तुम्हारी इमर्जेंट वेवफ्रंट। बना लेना प्लेन मिरर, वैसे मिरर हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमको सबको बेसिक रिफ्लेक्शन के रूल्स पता हैं, तो उतना एज्यूम्ड होता है। देखो चलो एक रे ये गिरी, पैरेलल वेवफ्रंट है, तो एक रे ये गिरी, क्या ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है? कैसा केस है? रिफ्लेक्शन में सीधे चली जाती थी, यहाँ पे वापस उसी रास्ते आ जाएगी। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सीधे तो जा नहीं पाएगी, लेकिन उसी रास्ते क्या हो जाएगी, तो मतलब रिफ्लेक्टेड रेज ये होगी। तो क्या रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट भी प्लेनर रहा? रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट भी, लेकिन अब वो इधर आता है। डन? तो इस तरह से क्वेश्चंस तुम्हारे वेवफ्रंट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बनाना आना चाहिए। तो आप रे डायग्राम बना लो, उससे फिर वेवफ्रंट बना देना, सीधी सी बात। और स्फेरिकल में किसका ध्यान देना है, सेंटर किधर लाई करना है, उधर ही कर्वेचर होगा, बस दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब ये तो रही बात वेवफ्रंट वगैरह बनाने की। अब एक हाइजेंस प्रिंसिपल होता है, देखो तो इसको समझते हैं, ये क्या है हाइजेंस प्रिंसिपल। देखो हाइजेंस ने क्या किया था कि जैसे सपोज करो कि किसी टाइम t पे मैं तुमको वेवफ्रंट बता दूं, ये है ऐसे, ठीक, एक पॉइंट सोर्स है, ये किसी टाइम t बराबर 0 पे मैंने क्या बता दिया तुमको, ये वेवफ्रंट थी कुछ यहाँ कुछ डिस्टेंस पे थी, लेट से कितने मीटर पे थी, ये वैक्यूम है। तुमसे कोई पूछे t बराबर 10 सेकंड के बाद वेवफ्रंट क्या होगी, तो तुम कितना रेडियस को बताओ, कितना डिस्टेंस मूव कर गई होगी, c into 10, c into 10, तो मतलब यहां से ये वेवफ्रंट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी c into 10, तो मतलब अब यहां पहुंच चुकी है वेवफ्रंट। ये हमारे पास एक नॉर्मल तरीका है वेवफ्रंट बनाने का कि स्पीड इनटू टाइम लगाया और हमें क्या मिल गई, डिस्टेंस। अब नई वाली वेवफ्रंट का टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, 1 + c इनटू, ये हमको एकदम लॉजिकल तरीका एक पता है, लेकिन हाइजेन ने ना इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाया है कि हाइजेन बेसिकली यही बताता है कंस्ट्रक्शन करता है वेवफ्रंट का। तो व्हाट डज हाइजेंस प्रिंसिपल टेल यू, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, किसी t बराबर 0 पे तुमको पता है, और पूछा जाए किसी t बराबर टाउ पे, किसी t बराबर 10 पे वेवफ्रंट ड्रॉ करो, तो दैट इज गिवन बाय हाइजेंस। तो हाइजेंस प्रिंसिपल इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल टू कंस्ट्रक्ट वेवफ्रंट ज्योमेट्रिकली। इट इज ए प्रिंसिपल टू कंस्ट्रक्ट वेवफ्रंट ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, मतलब हम ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए, ठीक। अच्छा, अब देखो इनकी थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं जिनको हमें समझना होगा, तभी हम इसको
समझ पाएंगे। तो देखो हाइजन प्रिंसिपल की वजह से थ्योरी के एजम्पशंस कभी आज तक पूछा नहीं है एग्जाम में, बट ये हमें आने चाहिए। तो पहला एजम्पशन है, इसमें लिखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी, each point on the primary wavefront, each point on a primary wavefront, each point on the primary wavefront is a source of new waves, is a source of new waves which add up together, which add up together to give the wavefront at, which add up together to give the wavefront at any time later, which add up together to give the wavefront at any time later. देखो पहला पॉइंट समझते हैं इसका कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेवफ्रंट, ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स, एक्ट्स एज ए न्यू। अब समझते हैं इनका ये कहना है कि देखो ये पॉइंट सोर्स था and let us, this is the wavefront at t equals to 0। ये क्या है wavefront t equals to, उसका पार्ट ही दिखाते हैं। देखो ध्यान से, ये पॉइंट सोर्स था जिसकी वजह से एक wavefront बना होगा and let us, this is your wavefront, let's say this wavefront is f into f। मैंने पूरा स्फीयर नहीं बनाया, मैंने सिर्फ उसके पार्ट को शो किया जो ऊपर की तरफ है। अच्छा, ये है t इक्वल्स टू 0 की बात, ठीक। अब हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हमें कब बनाना है वेवफ्रंट नया, t इक्वल्स टू टाउ टाइम के बाद। तो ये क्या कहते हैं कि ये है हमारा प्राइमरी वेवफ्रंट जो t बराबर 0 पे होगा, जो t बराबर 0 पे वेवफ्रंट होगा उसको हम क्या कहेंगे। तो इन्होंने कहा कि इस प्राइमरी वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। इस प्राइमरी वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक, और सोर्स क्या करता है, नई वेव जनरेट करता है। सोर्स का यही तो काम है कि वो क्या करेगा, नई वेव्स को जनरेट करेगा। तो मतलब इसके हर पॉइंट से क्या नई वेव निकलेगी, इसके हर पॉइंट से क्या निकलेंगी। अच्छा, ये हर एक पॉइंट कैसे सोर्स की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ईच पॉइंट विल बिहेव एज ए, इसका मतलब यहां से फिर से क्या नई वेव जनरेट होगी। तो मैं उनको ऐसे ड्रॉ, ये एक वेव बन गई, ये बन गई, ऐसे मैं कुछ को दिखा रहा हूं, ठीक। तो देखो हर एक पॉइंट से क्या जनरेट होगी, आपकी नई वेव जनरेट, नया वेवफ्रंट हमने दिखा दिया। क्या दिखा दिया, इन्हीं नई वेव्स को सेकेंडरी वेव कहा जा रहा है। तो दीज न्यू वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव या वेवलेट्स। क्लियर। अच्छा, अगर t इक्वल्स टू टाउ की बात हो रही है तो हर एक सेकेंडरी वेव का रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, c इनटू टाउ। अगर स्पीड क्या है, c, तो क्लियर सी बात है यहां से एक नई वेव जनरेट हो रही है t इक्वल्स टू 0 पे। मैं पूछ रहा हूं कितने टाइम के बाद और कितनी स्पीड से, तो कितना रेडियस हो जाएगा, c इनटू टाउ। सो द रेडियस विल बिकम c इनटू, तो हर एक वेवफ्रंट का जो नया वेव बन रहा है, नया वेवफ्रंट है, वो सब के सब c इनटू टाउ रेडियस के होंगे। हो गया। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा है कि जो नई वेवफ्रंट हो गया t इक्वल्स टू टाउ पे, दैट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू दीज सेकेंडरी वेव, दैट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू। तो देखो लिखो न्यू वेवफ्रंट, ये समझ गए पहला पॉइंट कि हर पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, बस दैट इज द फर्स्ट पॉइंट।
सोर्स है तो सर उसमें एक वेवलेंथ होना चाहिए, उसमें जो जो बनी है सर के वो भी अलग अलग सोर्स की वजह से काम करेगी। हाँ बिल्कुल करेंगे। अब ये जैसे कि लाइट निकल रही है सर के हर एक अलग अलग चार्ज का वेव, देखो वेव फ्रंट दिखता नहीं हमें, ये एक थ्योरी है जो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई जा रही है। क्या आप वेव फ्रंट देखते हो क्या रियलिटी में? नहीं देखते हो ना। लाइट के वेव फ्रंट्स आर नॉट विजिबल टू अस। तो ये सिर्फ एक थ्योरी है जो आपको चीजों को समझाने के लिए बताई जा रही है। दैट्स व्हाट। देखो न्यू वेव फ्रंट at any time t equals to tau is given by tangent to all secondary wavelets और wavefront। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी t इक्वल्स टू टाउ पे जो न्यू वेव फ्रंट होगी ना, वो ये जो भी सेकेंडरी वेव बनेगी उसका क्या होगी? टेंजेंट। इनका क्या होगी? तो देखो अब यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं इसको। देखो एक टेंजेंट बन गया, इसको हम क्या कहते हैं? ए बी। तो देख रहे हो, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट एट t इक्वल्स टू, बट प्रॉब्लम एक और है कि यहाँ पीछे भी टेंजेंट बनेगा। There will also form a tangent in the backward direction. Let's say this is called A dash B dash. तो देखो दो वेव फ्रंट बन रहे हैं, एक फॉरवर्ड टेंजेंट से बन रहा है और एक, बट इन रियलिटी क्या कोई बैकवर्ड वेव फ्रंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी ट्रेवल्स आउटवर्ड्स, फिर से पीछे कैसे आ जाएगी यहाँ पर? क्लियर? तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी वेव से जो भी सेकेंडरी वेव फ्रंट निकल रहे हैं वो सिर्फ किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड नहीं करते। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि दीज वेव फ्रंट डू नॉट ट्रैवल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जितनी भी सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट होगी वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। इसीलिए अब हमारा कौन सा वेव फ्रंट सही हुआ? AB की AB डैश AB। जो फॉरवर्ड वाला टेंजेंट होगा दैट विल बी द राइट आंसर। तो इन्होंने कहा कि दीज वेव फ्रंट डू नॉट ट्रैवल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये बस कह दिया इन्होंने, कोई बहुत अच्छा इसके पीछे रीजन ये नहीं दे पाए। बस इन्होंने बोल दिया कि द न्यू वेव फ्रंट के जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये कह के छोड़ दिया। क्लियर? बाद में फिर जब वेव थ्योरी और अच्छी एडवांस हुई और कई लोगों ने रिसर्च किया ना, तब फिर अच्छे जब एनालिसिस की जाती है तो वहां प्रूव भी हो जाता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी सेकेंडरी वेव नहीं आती। ये बाद में प्रूव होता है, पर इन्होंने कह दिया कॉमन सेंस से, क्योंकि हमें भी पता है कि बैकवर्ड आना पॉसिबल फॉरवर्ड ही होगा। दैट इज द रीजन। तो समझ गए? तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द वेव। डन? तो ये थी बात हाइजेंस प्रिंसिपल की। अब हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना है एज पर दिस थ्योरी। तो अब हाइजेंस प्रिंसिपल को लगा करके हमें किस चीज को प्रूव करना है? रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को। हम रे वाले मेथड से कर चुके हैं कई बार इसको प्रूव, लेकिन यहां पर हमें हाइजेंस प्रिंसिपल लगाना है। चलो, तो रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी की कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसको। वैसे ये हाइजेंस प्रिंसिपल, तो let us prove the reflection by this theory. So what we can do, let us consider a reflecting surface. This is a reflecting surface xy. ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है xy। अब इस पे हम एक वेव फ्रंट इंसिडेंट कराते हैं। क्लियर? फिर हम देखेंगे वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो लेट ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस and let the plane wavefront is this A B। तो एक AB का प्लेन वेवफ्रंट है जो ऐसे पीछे से चला आ रहा होगा, ऐसे मूव करता हुआ। अब वो कहाँ इंसिडेंट हो रहा है? AB में। तो अगर हम रेज दिखाना चाहें तो क्या
कुछ इस तरह से आ रही होगी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो देखो रेज अगर देखा जाए तो वो ऐसे आ रही है, लेकिन अगर वेव फ्रंट देखा जाए तो वो ऐसे आ रहा है प्लेनर। तो ये पीछे वाले मत दिखाना, सिर्फ इस एंड वाले वेव फ्रंट को दिखाओ जो इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ये इसी के बाद होगा। जब वो वेव फ्रंट चलता कहां इंसिडेंट पहुंचा सबसे पहले ए पर, अभी बी वाला पॉइंट सरफेस पे, तो अभी ये है इंसिडेंट। ये मैंने रेज दिखा दी ताकि आपको रे से ज्यादा कंफर्टेबल होता है तो रे भी होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज योर इंसिडेंट रे ए बी, और ये एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर। चलो हम यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन करते हैं। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो दिस इज योर एंगल ऑफ, और अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री अगर लगाओगे तो ये वाला भी एंगल कितना मिल जाएगा, चेक हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होगा। देखो ये पूरा एंगल कितना है 90, ये आई हुआ तो ये 90 माइनस, और फिर क्या ये भी 90 है, तो ये अगर 90 माइनस आई है तो ये आई, समझ गए। तो कुछ नहीं, आपको बस याद रखना है कि दिस एंगल इज आई देन दिस एंगल विल आल्सो बी, बाकी रीजनिंग मैंने दिख दिया बाय द बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा अब देखो यहां समझते हैं इसके बाद क्या हो रहा होगा। देखो पॉइंट ए इज ऑलरेडी रीच्ड द सरफेस, तो क्या ये इस वेव फ्रंट का ए वाले पॉइंट से फिर क्या नई वेव जनरेट होंगी, न्यू वेव विल स्टार्ट जनरेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए एट दिस इंस्टेंट, यही होगा। अभी बी पॉइंट सरफेस पे नहीं पहुंचा। अच्छा तो लेट करो कि जो ए से सेकेंडरी वेव जनरेट हो रही है किसी टाइम t इक्वल्स टू टाउ के बाद, कितने टाइम के बाद, t इक्वल्स टू, अभी ये क्या है इंसिडेंट t इक्वल्स टू, क्या यहां भी, अच्छा ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव एज ए, क्या सेकेंडरी वेव जनरेट हो रही होगी किसी t इक्वल्स टू टाउ के बाद, तो उस सेकेंडरी वेव का रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, c इंटू टाउ, c इंटू, ऐसे पूरा स्क्वायर बनेगा। मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ उसका एक छोटा सा पोर्शन दिखा, ये पहुंच चुका है वेव फ्रंट हमारा। तो दिस इज योर वेव फ्रंट जनरेटेड बाय पॉइंट, और इसका पूरे का रेडियस कितना होने वाला है, c इंटू टाउ के इक्वल होने वाला है। ये बात क्लियर है। अच्छा तो इसको दिखा देते हैं यहां से, इसको ऐसे, ये दिस विल बी हाउ मच c इनटू टाउ, इसको नेमिंग दे देते हैं कुछ, d पॉइंट कहते हैं इसको, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज d। अच्छा फिर ये सेंटर है, ये रेडियल लाइन है, ये कर्व, तो ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऑफ कोर्स रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फीयर ऑफ सर्कल्स, हियर दीज आर स्फीयर्स। अच्छा अभी b पॉइंट यहां, अभी b पॉइंट सरफेस पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। अब किसी t बराबर टाउ के बाद a से वेव कहां पहुंच चुकी है, c टाउ पे, उस समय में वेट, लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस। देखो b कुछ समय में कहां पहुंचेगा, सरफेस पे, b कुछ समय में कहां पहुंचेगा, उस टाइम को हम टाउ कहते हैं, उस टाइम को क्या कह रहे हैं, तो टाउ इज द टाइम टेकन बाय B point to reach XY, क्लियर। तो जितने समय में ये जो B पॉइंट है वेव फ्रंट का वो कहां पहुंच रहा होगा, उतने ही समय में A पॉइंट से नई सेकेंडरी वेव कहां पहुंच चुकी होगी, D तक पहुंच चुकी होगी, दैट इज द मीनिंग। तो वो पहले हमें बोलना पड़ेगा कि B पॉइंट से जो वेव फ्रंट है वो कहां पहुंच गया, सरफेस पे, लेट दिस पॉइंट इज, इतने में टाइम कितना लगा, टाउ। अब देखो B से ये B डैश पहुंच रहा है, लेकिन उतने इन द सेम टाइम द न्यू वेवलेट फ्रॉम पॉइंट A हैव रीच्ड दिस पॉइंट, क्लियर, जिसका रेडियस कितना है c। ये बताओ ये B से B डैश कितना आया होगा, कितनी स्पीड से वेव आ रही है आपकी, क्लियर सी बात है। इस साइड सब कुछ क्या है, वैक्यूम, इस साइड में क्या है, तो चाहे इस वेव की बात करें चाहे इस वेव की बात करें, ऑल आर ट्रैवलिंग विद c,
ऑल आर ट्रैवलिंग विद, तो ये वाली भी जो वेव फ्रंट है ये भी कितने से चल रही है, सी से। बी पॉइंट भी सी से चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम क्या लगा, तो बी बी डैश विल आल्सो बी इक्वल्स टू, और ये भी किसके इक्वल, सी टाउ के इक्वल। डन। अच्छा, तो देखो बी पॉइंट अभी जस्ट रीच किया है इस पॉइंट पे, तो अगर मैं इस पॉइंट पे इधर नई वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहूं जो अभी जस्ट रीच किया, तो क्या वो अभी पॉइंट ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट की सेकेंडरी वेव अभी जस्ट शुरू करेगी ओरिजिनेट होना, इट विल स्टार्ट ओरिजिनेटिंग जस्ट नाउ, क्योंकि अभी अभी बी डैश पहुंचा है, जबकि ए वाला पॉइंट यहां पहुंच चुका है। तो जो नई रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगी दैट विल बी अ टेंजेंट ऑन दिस, तो देखो ये है तुम्हारा नया वेव फ्रंट, ऐसे इस पॉइंट की सेकेंडरी वेव क्या है तुम्हारा, यही पॉइंट है, तो तुम्हें एक टेंजेंट बनाना होगा जो बी डैश से इस पे होगा, दैट विल बी योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है दैट इज गिवन बाय दिस, तो ये है आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देखो कई लोग कहेंगे सर आपने एक ही वेव को लेके क्यों बना दिया, सभी पॉइंट्स की क्या वेव होंगी यहाँ पर, लेकिन डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता, अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए मैंने सिर्फ इस वाले पॉइंट की वेव फ्रंट को दिखाया है और बी वाले की वेव फ्रंट तो अभी यहीं पे है जो अभी पहुंचा हुआ है, क्या बाकी बीच के पॉइंट की वेव फ्रंट कहीं बीच में होंगी, और अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तो वो ऐसे ही आएगा, समझ गए। तो मैंने सिर्फ एन पॉइंट्स को कंसीडर किया है यहाँ पर डायग्राम बनाने में। तो देखो ये मिल गई आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, गुड। अच्छा, तो रिफ्लेक्टेड रेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। तो देखो इसके परपेंडिकुलर होगी, ये होगी रिफ्लेक्टेड रेज। अच्छा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल, सो द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज योर एंगल आर। जैसे देखो आई को डिफाइन करने के लिए हमें इंसिडेंट रे चाहिए थी, वैसे ही आर को डिफाइन करने के लिए रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, क्योंकि ये दोनों रेज के बेसिस पे डिफाइन होते हैं आई और आर। तो अगर ये आर है तो ये भी दिस विल बी आर, इस वाले ट्रायंगल का है ना, क्लियर। तो थोड़ा एंगल्स का ध्यान देना। तो हमें अब हम यहाँ पर ज्योमेट्री लगाने वाले हैं प्रूव करने के लिए, तो हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, एंगल आई इक्वल्स टू, दैट इज आवर टास्क, क्योंकि हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल। चलो अब दो ट्रायंगल चूज करते हैं और कोई कंग्रुएंस वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो लेट अस कंसीडर टू ट्रायंगल्स, देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी बी डैश, सी नहीं है बी डैश हो गया, एंड ट्रायंगल बी डैश डी ए, इन दोनों ट्रायंगल को देखना है, ठीक। तो देखो मैं लिखने वाला हूं, पहला पॉइंट एंगल ए बी बी डैश इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश डी, दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। सेकेंड, क्या ए बी डैश कॉमन है दोनों में, कॉन्ग्रुएंस लगा रहे हैं, ठीक। सो ए बी डैश इक्वल्स टू ए बी डैश दैट इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। चलो तीसरा को जोड़ो, देखो तीन, देखो दिख गया यहाँ पे आरएचएस लगने वाला है, तो आरएचएस में क्या होना चाहिए, तीसरी चीज भी होनी चाहिए, राइट हैंड साइड होता है ना, राइट एंगल मिल गया, एच फॉर हाइपोटेनस और एस फॉर साइड। चलो तो ये जो हमने किया है ये क्या था, ए बी डैश हाइपोटेनस था, तो आर मिल चुका है और एच मिल चुका है। अब एक तीसरी साइड ढूंढनी पड़ेगी, आरएचएस का यही तो मतलब होता है, राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस एंड एस फॉर आर और हाँ देखो बी बी डैश इज इक्वल्स टू ए डी, दोनों ही किसके इक्वल है, सी का इक्वल है, ये लिख सकते हैं। सो दिस वी कैन राइट इट एज ए बी इक्वल्स टू बी डैश देखो ट्रायंगल कौन सा है, ए बी बी डैश, हाँ इसमें बी डी डैश है,
इस वाले ट्राइंगल में ए डी है और दोनों किसके इक्वल है, सी इक्वल्स टू सी। तो देखो हम बाय RHS this we can say that triangle ABB dash is congruent to triangle B dash DA and which prove that angle I equals to angle, hence proved. So we have proved the law of reflection or we have shown the law of reflection using the Huygens principle. Now let's quickly understand the refraction. मैंने देखो स्टेटमेंट्स नहीं लिखा है, आपको एग्जाम में स्टेटमेंट्स भी लिखने होंगे प्रॉपर। कैसे? ऐसे जैसे लेट ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट, लेट द टाइम इज t इक्वल्स टू, लेट द पॉइंट b रीचेस फ्रॉम b डैश इन टाइम t इक्वल्स टू, इन द सेम टाइम द वेव फ्रंट फ्रॉम a हैव रीच्ड d एंड द रेडियस इज c। तो ऐसे करके आपको लिखना होगा शुरू में, देन यू गो फॉर दिस थिंग। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिफ्रैक्शन on the basis of this Huygens principle. अब देखो रिफ्रैक्शन में there are two cases. First case is when the wavefront is going from rare to denser medium and the second case is from denser to rare. So I am going with only one, the rest you will do. तो एक मैं करूंगा और बाकी दूसरा आप करोगे, same process है पूरी। So I am going to discuss the case when a plane wavefront is going from a rarer medium to denser medium, ठीक है? So let us consider there is an interface separating two media. So let's say this is your XY is the interface जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। लेट्स से हियर इट इज मीडियम 1, दिस इज योर मीडियम 2। ऑब्वियसली लेट द मीडियम 1 इज द रेयरर मीडियम एंड लेट द मीडियम 2 इज द डेंसर। तो मीडियम 1 में कुछ स्पीड अलग होगी और मीडियम 2 की स्पीड कुछ, लेट करो कि इसमें स्पीड v1 रहेगी और इसमें स्पीड लाइट वेव या वेव फ्रंट की। अब देखते हैं, अब हम इसमें एक इंसिडेंट कराते हैं प्लेन वेव फ्रंट को। तो लेट अस कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन दिस अगेन नेम इट सेम AB। अगर हमें रेज दिखाना है so we can make the perpendiculars here, so these are the wave fronts, so these are the rays। अब ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अगर हमें एंगल I डिफाइन करना है तो क्या बनाना पड़ेगा यहाँ, नॉर्मल। तो दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये अगर आई हो तो ये भी अभी हमने किया है, सो नो नीड टू डू दैट। अब इस टाइम को हम क्या ले रहे हैं, t इक्वल्स टू 0। अभी वेव फ्रंट जस्ट लैंड की है इंटरफेस पे, पहले आ रही होगी पीछे से, सबसे पहले कौन सा पॉइंट पहुंच रहा है, ए पॉइंट। अच्छा, इधर वेव फ्रंट की स्पीड कितनी है, v1, और दूसरे मीडियम में अगर जाएगी तो कितनी स्पीड होगी, v2 होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखना, चलो फिर वही चीज, b से ये कहां पहुंचेगा, b डैश। लेट टाइम t इक्वल्स टू टाउ, लेट इन टाइम t इक्वल्स टू t टाउ b reaches b dash, that is the interface। तो अब B पॉइंट कहां पहुंच चुका है, इंटरफेस पे। फिर से यहां पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे बनानी पड़ेगी। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो नॉर्मल हमने बना लिया, अब देखना ध्यान से, ठीक। तो B से अभी डिस्टरबेंस जो है वो हमारा B डैश पे पहुंच चुका है। नाउ इन द सेम टाइम, अच्छा ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया होगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, b डैश कितना होगा, v1 into v1 into अब in the same time the disturbance from point A will have traveled in the medium 2, वो medium 2 में कहीं पहुंच चुका होगा। और बताओ उस, अच्छा वो वेवफ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल।
ऑफ कोर्स दिस इज ए पॉइंट सोर्स, तो ए पॉइंट से जो नई वेव बनी होगी वो इन द सेम टाइम टाउ विल हैव रीच समवेयर, उसको बना देते हैं। लेट करो यहां पहुंच चुकी, ये रेडियस कितना हो गया होगा, टाइम कितना लगना है बताओ पहले, टाउ, और यहाँ स्पीड कितनी है, तो कितने रेडियस में, v2। तो क्लियर सी बात है, दिस विल बी योर v2 इनटू लेट दिस पॉइंट इज b, और ये क्या परपेंडिकुलर होगा, अच्छा अभी b वाला डिस्टेंस जस्ट पहुंचा है b डैश पे, तो b डैश वाली वेव अभी यहीं पे है सेकेंडरी, a वाली वेवलेंथ यहां पहुंच चुकी है। अगर हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है तो फिर से क्या बना दें, टेंजेंट बना दें, फिर से क्या बना दें, टेंजेंट। सो ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम b dash to d like this, done। so this is your refracted wave front, this is your refracted wave front at t equals to डन। अच्छा थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना, अब बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया v2 टाउ हो गया, ये v1 टाउ हो गया। अब हमें r डिफाइन करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करना है। तो देखो हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया, और एक बार रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया तो रिफ्लेक्टेड रेज बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट बात, परपेंडिकुलर बना देंगे। तो चलो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा लेट्स से, और यहाँ परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो कुछ ऐसा। देखो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, इसको थोड़ा बेंड करा दो, रिफ्लेक्शन दिखाना है तो स्ट्रेट नहीं आएगा, वो कुछ बेंड करेगा। अगर टेंशन में जा रहे हो तो वो अगर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करोगे ना तो वो बेंड ही होगा, ठीक है। तो दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस इज योर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वी कॉल इट एंगल ऑफ, सो द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल आई था, अब ये आर है, तो अब इस वाले ट्रायंगल में व्हिच वन विल बी आर, लुक हमें आर एंगल को इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या ये वाला एंगल आर हो जाएगा, चेक, ऑफ कोर्स दिस विल बी आर, क्यों, क्योंकि देखो ये आर है तो ये 90 माइनस आर, तो ये आर, तो डन। अब हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, फिर से वही करना है, अब यहाँ कंग्रुएंस नहीं लगाना है, हमें अब प्रूव क्या करना है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें स्नेल लॉ प्रूव करना है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है मतलब स्नेल लॉ प्रूव करना है। तो व्हाट डज स्नेल्स लॉ टेल्स कि sin I by sin R should be equal to refractive index of second medium with respect to, ये हमें अल्टीमेटली प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें दो ट्रायंगल लेने होंगे, एक ट्रायंगल से sin I निकालो और दूसरे ट्रायंगल से, और दोनों का रेशियो देखो क्या उसके इक्वल आता है, फाइंड इट। ट्रेट ट्रायंगल AB डैश, तो इन ट्रायंगल ABB डैश फाइंड sin I, एंड इन ट्रायंगल दिस वन AB डैश D या ABB डैश फाइंड sin R, एंड चेक इसको ये स्मॉल निकालो sin I sin R कितना आता है, लगाओ यहाँ पर, देखो ये एंगल 90 है, ये भी क्या है और ये भी यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये है, सब पता है। sin I क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है B डैश, हाइपोटेनस इज AB डैश। चलो वैल्यू पुट करो इनकी, ये कितना है V1 टाउ डिवाइडेड बाय AB डैश, AB डैश कुछ नहीं तो उसको AB डैश रखो, sin R, so in this triangle, चलो सबसे पहले बेस परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। देखो ये बेस हुआ क्योंकि इस पे तुम्हारा 90 एंगल भी और इस पे R भी बन रहा है, सो दिस इज योर, ये परपेंडिकुलर है और ये, अब sin R बताओ, तो sin R will be perpendicular AD divided by AB dash, this will be equal to V2 tau divided by AB dash,
फिर क्या करेंगे, साइन आई बाई साइन आर, चेक कितना आता है। So if you take this ratio, you will get, कैंसिल करो कुछ कॉमन टर्म्स, तो क्या v1 by v2, v1 by v2 की रेसिप्रोकल आएगा, चेक करो, sin i में v1 tau by ab dash डिवाइडेड बाय vt v2 tau डिवाइडेड बाय ab dash, यही आ जाएगा, ठीक है, v1 by v2। अब हमें पता है, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ही स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन, लेट करो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये शुरू में assumptions लिख देना, ठीक, क्योंकि हमको ये चाहिए। अब बताओ स्पीड का रेशियो अगर v1 by v2 पता है तुमको, तो दिस इज इक्वल्स टू mu2 by, ये देखा है अगर आपने रे ऑप्टिक्स के चैप्टर्स की स्टार्टिंग, तो ये रिलेशन होता है आपका, एंड दिस इज नथिंग बट mu2, सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, प्रूव हो गया, हेंस द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज वेरीफाइड और स्नेल्स लॉ इज वेरीफाइड यूजिंग दिस थ्योरी। ऐसे ही द सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर, होमवर्क क्या है आपके लिए, you have to prove the या verify the law of refraction when the plane wavefront is going from denser medium to, that is the thing you have to do। यहाँ पे क्या हो रहा था, वेव फ्रंट थोड़ा सा झुक गया बेस की तरफ, उसमें थोड़ा दूर हो जाएगा बस, that is going to happen now। So this is all about the Huygens theory। Now let's move on to the next concept, that is the superposition of light ray, right? Superposition of light ray। Okay, first of all let's understand this, what this mean by superposition। सपोज करो एक रीजन है, कोई स्पेस है यहाँ पर, यहाँ पे अब हम लाइट सोर्स छोड़ो, अभी हम साउंड को लेके समझते हैं इसको, ठीक। लेट अस टेक टू बॉक्सेज ऑफ स्पीकर, दोनों में हमने एक साथ साउंड वेव प्रोड्यूस कर दी, दोनों में हमने एक साथ क्या कर दिया, बजा दिया, दोनों को एक साथ ऑन कर दिया, नाउ द म्यूजिक इज प्लेइंग, ठीक। तो देखो एक बॉक्स से साउंड वेव निकल रही होगी, at the same time the sound wave are also coming out of the, so let's say this is box 1, this is box, अब आप सब ऑब्जर्वर हो जो बैठे हैं, तो मैं साहिल को लेता हूं, तो जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, दिस इज द लोकेशन ऑफ साहिल, यहाँ पे कहीं पे तरुण है, यहाँ पे सिद्धार्थ है, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब मैं यहाँ से साउंड वेव निकल रही है, ठीक, they will reach you, दोनों की वेव आप तक क्या करेंगी, पहुंचेगी, क्योंकि वेव तो सभी डायरेक्शन में फैलती है, तो the wave coming out of these two sources will reach you, चाहे वो लाइट का सोर्स हो या तो फिर हम साउंड का एग्जांपल। आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा, आपको क्या लगता है, क्या सबको सेम इंटेंसिटी की आवाज सुनाई देगी? देखो दोनों में म्यूजिक सेम प्ले हो रहा है, ऐसा प्ले हो रहा है कि एकदम सेम टाइमिंग पे हमने ऑन किया था, मतलब कोई भी आगे पीछे नहीं है, ठीक। क्या आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ऑब्जर्वेशन ये होगा कि आप ना अगर इस लाइन के अलॉन्ग मूव करोगे ना, इस रो के अलॉन्ग, मान लो एक रो है सामने, तो आपको कहीं पे लार्ज इंटेंसिटी मिलेगी साउंड की, तो फिर कहीं पे लेस, फिर लार्ज, फिर लेस, फिर लार्ज, फिर यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी आपको इंटेंसिटी, यू विल नॉट गेट अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। तो आपको जो साउंड की इंटेंसिटी है ना, वो कहीं पे बहुत तेज सुनाई देगा, आप थोड़ा साइडवेज मूव करोगे थोड़ा सा आपको कम सुनाई देगी, फिर आप मूव करोगे फिर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो क्या हो गया बेसिकली कि यहां से तो एनर्जी चल रही है, यहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एनर्जी का क्या हो गया कि कहीं एनर्जी ज्यादा हो गई, कहीं एनर्जी ज्यादा हो गई, फिर कहीं एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस।
दिस इज कॉल्ड। तो ये इंटरफ्रेंस जो फेनोमेनन है वो यही है कि जब बहुत सारी वेव्स होती हैं तो वो आपस में इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे को, दे इंटरफेयर विद ईच अदर, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एनर्जी का। एंड दिस फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस, इट्स कॉल्ड। तो इंटरफ्रेंस में हम बाद में आएंगे, पहले सुपरपोजिशन समझते हैं, क्योंकि सुपरपोजिशन की वजह से ही इंटरफ्रेंस हो रहा है इसमें। देखो कैसे, ये बताओ, ये एक सोर्स S1 है, मैं साहिल को लेके कंसीडर कर रहा हूं, ठीक। इस सोर्स S1 से, तो देखो अब हम यहां पे बात करते हैं एक और सोर्स। एक ये केस था जब दोनों स्पीकर्स को मैंने एक साथ प्ले किया था और दोनों एक साथ प्ले हो गए, उसमें हमें क्या मिला, ये पैटर्न मिला। अब एक केस होगा जिसमें फ्लक्चुएट कर रहा है, दोनों में कोई भी कोऑर्डिनेशन, इन दैट केस आपको थ्रू आउट सेम इंटेंसिटी मिलेगी। इन दैट केस यू विल गेट द सेम इंटेंसिटी थ्रू आउट। तो दो केसेस हैं, एक केस है जिसमें सोर्सेज एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए, तब आपको मैक्सिमम मिनिमम दिखेगा। एक केस होगा जब सोर्सेज कोऑर्डिनेशन में नहीं है, उनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई आगे प्ले हो रहा है, कोई पीछे हो जा रहा है। इफ दिस इज द कंडीशन देन यू विल गेट अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी थ्रू आउट साउंड। तब फिर ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट, तो दो तरह से एडिशन हो रहा है वेव्स का। ये वेव को तुम क्या कर रहे हो, ऐड, यहां से वेव पहुंची यहां पर, यहां की वेव क्या करी यहां पर जाकर, यहां पे दोनों क्या कर जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, दोनों वेव क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। क्लियर, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, इसी को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। क्लियर, तो यहां पे सुपरपोजिशन की वजह से ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अब देखो, तो अब यहां पे हम थोड़ा सोर्सेज की बात कर लें, तो अब लाइट की बात हो रही है तो हम लाइट के सोर्सेज की बात करेंगे। तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज और एक होते हैं नॉन कोहेरेंट सोर्सेज या इनकोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज आर those sources of light which have same frequency. Coherent sources of light are those sources of light which have same frequency, same wavelength and a constant phase difference, and a constant phase difference। और एक जो फेज का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उन दोनों के बीच में कांस्टेंट होगा। ठीक, ये था एग्जांपल आपका जब आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला पैटर्न मिलता है। जब आपको कैसा पैटर्न मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर, तो इसका एग्जांपल देखें, एक पानी में तो ये साउंड वाला हो गया। आपको अगर इसको विजुअली देखना है कोहेरेंट वाला कॉन्सेप्ट, तो एक काम करो, आप निडल लो, टेक 2 निडल्स, पानी के सरफेस पे एक साथ उसको ऐसे पिन कराओ, निडल को क्या कराओ, एक साथ अप एक साथ, तो मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रख रहे हो और फेज भी क्या है, कांस्टेंट है दोनों के बीच। या तो फेज सेम हो, या तो अगर फेज का डिफरेंस भी है तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हो। सबसे अच्छा तो होगा कि फेज सेम हो दोनों का। सबसे अच्छी चीज क्या है कि दोनों जो सोर्सेज है उनका फेज क्या होना चाहिए, एक साथ अप तो एक साथ। इन दैट केस फेज डिफरेंस की वैल्यू 0, इन दैट केस द फेज डिफरेंस विल बी, वो तो बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी। लेकिन इन केस आप 0 नहीं कर पा रहे हो तो कांस्टेंट होना चाहिए फेज डिफरेंस मस्ट बी। तब जो सोर्सेज कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट, या आप कहोगे बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ पेयरिंग है। तो देखो निडल लो और पानी सरफेस पे ना ऐसे एक साथ उसको डिप कराओ, फिर बाहर आप देखोगे पानी में वाटर वेव दोनों से निकलेंगी और फिर जाके क्या करेंगी, आगे मीट करेंगे एक दूसरे के साथ, सुपरपोज होंगे एक दूसरे पे, इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। और आप देखोगे ना कि कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखेगी, पानी में क्रस्ट दिखेगा, कहीं पर वैली दिखेगी, कहीं क्रस्ट दिखेगा और कहीं, तो वो वहां पर क्यों बन रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो ये निडल सोर्स है वो कैसा सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है। समझ गए? तो वो मैं एक वीडियो भेजूंगा निडल वाला, आप देखिएगा। ठीक,
नॉन कोहेरेंट सोर्सेज में दे डू नॉट हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, डू नॉट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो इनमें जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है, क्लियर। तो यहां पर जो इंटरफ्रेंस होगा आपका वो कब होगा, व्हेन द सोर्सेज आर कोहेरेंट, जब सोर्सेज क्या होंगे, कोहेरेंट। तो दो तरह से वेव्स का एडिशन हो सकता है, या तो कोहेरेंट एडिशन हो सकता है या तो इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स हो सकता है। एक्चुअल में ये वेव्स का क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन ही तो हो रहा है, एक दूसरे से वो क्या कर रही हैं, एड अप हो रही हैं, क्लियर। अब देखो ऐड कि दो तरीके हैं, या तो सोर्सेज कोहेरेंट होंगे तब जो एडिशन हो रहा है वेव का, ये सुपर इंपोज हो रही है वेव, वो कोहेरेंट एडिशन कहलाएगा। एंड इफ द सोर्सेज आर इनकोहेरेंट तब जो एडिशन होगा वो क्या होगा, इनकोहेरेंट एडिशन। ये टर्मिनोलॉजीज है जो हम यूज करेंगे कई बार। तो अगर मैंने कोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव की बात की, मतलब द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेज जो होंगे वेव को बनाने वाले वो सब क्या होंगे, दैट इज द मीनिंग। अच्छा, तो ये सोर्सेज समझ लिया हमने। अब सुपरपोजिशन देखते हैं। अब किसी भी वेव का इक्वेशन क्या होता है जनरली, तो इन क्लास 11th you all have studied, suppose there is a wave moving, तो किसी इंस्टेंट t पर किसी डिस्टेंस x पर यहाँ वाला पार्टिकल का क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, और इसी डिस्प्लेसमेंट को दिया जाता है a sin ओमेगा t, प्लस माइनस में 5 हो सकता है। तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है y, that is given by a sin omega, where omega is the angular frequency, जो तुम्हारी लीनियर फ्रीक्वेंसी से 2 pi f से रिलेटेड, ठीक है। तो किसी t पे x की डिस्टेंस का कोई पार्टिकल है, उसमें ये कंडीशन है, ठीक। अच्छा, तो वेव का ये इक्वेशन होता है a sin omega t। तो कोई एक दूसरी वेव होगी जिसका इक्वेशन a sin omega t प्लस 5 हो सकता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, और अगर यहाँ कुछ टर्म ऐड हो जाएगा तो वो फेज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको मैथमेटिकली एनालाइज करने वाले हैं दोनों वेव को। तो देखो, लेट करो कि द वेव ट्रैवलिंग, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट, दो सोर्स है लाइट के। एक सोर्स S1 है, उसकी वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट P को हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P, लेट द डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय S1, या डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू S1, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू S1 एट T, दैट इज लेट्स से गिवन बाय a sin ओमेगा t। देखो, कई जगह cos भी ले सकता है, जैसे हमने एसी में भी देखा था कि कई जगह साइन लेके भी एनालिसिस करता है पूरा, और कई जगह कॉस लेके। तो इट्स नॉट अ बिग डील, द सेम थिंग विल कम। तो देखो, y1 जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू सोर्स S1, इसकी वजह से यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, या जो उस मीडियम का, a sin ओमेगा t। इस वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड कितना है, a। अब देखो, दूसरा सोर्स है, उसकी वेव भी यहाँ कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी। So displacement due to S2 at T, let's say that is Y2, इसका कुछ एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, दूसरे वाली वेव का एम्पलीट्यूड अलग। मैंने कोहेरेंट वेव में सेम एम्पलीट्यूड नहीं लिखाया था। If you look properly in the coherent wave, I have not written the same frequency, सेम होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पर भी, और फेज का डिफरेंस भी है तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने दूसरी वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं दैट इज ओमेगा t प्लस 5। तो देख रहे हो, 5 की कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो अगर मैं इन दोनों के फेज डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना है, देखा जाए तो y2 लीड कर रहा है y1 को, और कितने के फेज से। अब हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, क्या फेजर से डील कर सकते हैं, we can deal it with the। तो अगर एसी में तुमने फेजर डायग्राम बहुत अच्छे से समझा है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा के हम इनका क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इनका क्या निकाल सकते हैं, द सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो अब ये दोनों वेव यहाँ जाके ऐड हो रहे हैं, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट P पर, सो नेट
डिस्प्लेसमेंट एट P वो क्या होगा, इन दोनों का समेशन, so y will be equals to y1 plus y, y equals to how much, y1 plus y2. This is basically the vector sum. This is basically the, क्यों वेक्टर सम है, क्योंकि देख रहे हो ये भी साइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है और ये भी, मतलब y1 को भी हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं और y2 को भी एज ए वेक्टर, फेजर में वेक्टर से दिखाते थे ना इन क्वांटिटीज को, we can treat them as vector. तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, the net displacement at a point P is given by the vector sum of displacement due to first wave and due to ऐसे बहुत सारी वेव होंगी तो क्या प्लस S1 हो जाएगा, तो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो सबसे पहले इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन लिखो. इट स्टेट्स दैट it states that it states that at a particular point in a medium, it states that at a particular point in a medium the resultant displacement y, at a particular point in a medium the resultant displacement y is given by the vector sum of displacements, is given by the vector sum of displacements, is given by the vector sum of displacements produced by each individual wave, is given by vector sum of displacements produced by each individual wave, produced by each individual wave. समझ गए? तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम होगा. नाउ तो अब हम इनका रिजल्टेंट निकालने चले फेजर से. तो नीचे लिख लो, सिंस these y1 and y2 are sinusoidally varying with time, hence we can treat them as phasor vectors. तो इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जो रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और कितनी स्पीड से, ओमेगा से, एक सर्कल में बताया था. तो अब हम इनका रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं. दैट मींस क्या निकालना है हमें, y कि नेट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनके एडिशन का, दैट इज वी हैव टू फाइंड. तो चलो अब इसको शो करते हैं. किसी एक को रेफरेंस मानते हैं. किसको रेफरेंस माना गया है, ओमेगा टी को. उसके रिस्पेक्ट में ही कह रहा हूं कि ये लीड कर रहा है फाई से. तो चलो y1 को प्लॉट करते हैं इस तरफ. इसकी लेंथ जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल. ठीक है, y2 को अगर हमें प्लॉट करना है तो लेंथ तो v के प्रोपोर्शनल होगी. ये लीड कर रहा है कि लैग, लीड कर रहा है. y2 इज लीडिंग y1 कितने फेज से, तो क्या ये आगे रहेगा, दिस इज योर y1, दिस इज योर. तो दो वेक्टर्स है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, हमें इनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट. क्या निकालना है, पैरेललोग्राम बनेगा. क्या एसी में सब राइट एंगल ट्रायंगल बनते थे, बट यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, क्या दिक्कत है, हमें वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना लेकिन आता है. मैं भी रिवाइज करा दूंगा. अभी इससे हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, पैरेललोग्राम. तो द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू इज द डायगोनल. क्या यही y है, दिस इज योर, so this is your resultant displacement. Clear? अच्छा, इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो याद करो. अब मैं थोड़ा सा वेक्टर रिवाइज करा दूं क्योंकि अब हमें वेक्टर्स लगाना है यहाँ पर. तो थोड़ा सा वेक्टर देख लेते हैं जल्दी से, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे कैसे निकलता है. तो देखो, सपोज देयर इज ए वेक्टर a, देयर इज ए वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है क्या, पैरेललोग्राम का डायगोनल. इन दोनों के बीच लेट से कितना एंगल है, थीटा. दिस वाज आर वेक्टर. अच्छा, इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता था वो क्या होता था, अंडर रूट ऑफ cos थीटा. ठीक.
अच्छा, अब मैं पूछूं इस रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए से एंगल बताओ, एंगल ऑफ आर वेक्टर विद वेक्टर ए, तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी हमें। क्या बतानी पड़ेगी कि भाई ये कितने एंगल पे है, तभी तो हम इसका इक्वेशन लिख पाएंगे, हमें पता होना चाहिए। अच्छा देखो, ये जो y है वो लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, कितने से कर रहा है वो भी तो निकालना पड़ेगा, तो हमें y का एंगल किससे बताना पड़ेगा, y1 से, इसीलिए वो एंगल भी इंपॉर्टेंट है। लेट करो ये एंगल है थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। चलो यहां पे मैं इसको फाई से दिखा दूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, टोटल एंगल क्या है फाई, और रिजल्टेंट का ए वेक्टर से एंगल क्या है थीटा। आर का ए के साथ अगर हमें एंगल लिखना है तो वो क्या है थीटा, एंड दैट थीटा इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल्स टू, याद करो वेक्टर का फॉर्मूला b sin फाई डिवाइडेड बाय a प्लस b cos फाई, ये होता था फॉर्मूला। आप अगर वेक्टर्स अगर याद करते हैं बहुत अच्छे से तो। अच्छा मतलब इस वाले से पूछ देता तो लेट करो ये अल्फा पूछ देता तो क्या लिखते tan अल्फा, अब हो जाता है a sin फाई डिवाइडेड बाय b प्लस a cos। देखो याद करने का तरीका बता देता हूं, अगर रिजल्टेंट का a वेक्टर से एंगल पूछ रहा है जो कि मैंने यहां थीटा लिखा है, तो देखो tan थीटा निकालना है। अच्छा tan है तो sin और cos, ऊपर sin नीचे, और ये किसके साथ हो रहे हैं b, b कौन सा दूसरा वाला है, तो याद रखो जिस वेक्टर से एंगल पूछ रहा है उसको अकेला कर दो नीचे, उसको क्या कर दो, और जो साइन और कॉस के टर्म है वो दूसरे वाले वेक्टर के साथ, साइन और कॉस के टर्म। तो देखो जैसे मैंने tan अल्फा पूछा किसके साथ है b के साथ, तो देखो साइन और कॉस का टर्म किसके साथ आ गया a के साथ, और b क्या हो गया अकेला। याद रख सकते हो ऐसे, तो दिस इज ए ट्रिक टू रिमेंबर इट। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट हियर। तो जो रिजल्टेंट, अच्छा सबसे पहले लिखे इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर हमें लिखना है, दैट मींस अगर हमें y का इक्वेशन लिखना है तो इसका कुछ अपना मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम r कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं r, sin ये ओमेगा t प्लस थीटा प्लस, क्योंकि ये कितने से लीड कर रहा है थीटा से लीड कर रहा है, यहाँ पे प्लस, तो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डन। अच्छा r की वैल्यू अगर लिखना है, मतलब मैग्नीट्यूड अगर लिखना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का, तो वो किसके इक्वल होगा a स्क्वायर, ये लेट करो y1 का मैग्नीट्यूड क्या था a, याद करो y1 क्या लिखा था मैंने a sin ओमेगा t प्लस, मतलब y1 का मैग्नीट्यूड क्या था a, y2 का मैग्नीट्यूड क्या था ये ओमेगा t प्लस, ये प्लस y है ना, तो y1 का मैग्नीट्यूड है a और y2 का मैग्नीट्यूड है b, तो यहाँ पे r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, phi is the angle between y1 and phase difference। डन। अच्छा कोई पूछे थीटा बताओ तो क्या लगा दोगे, tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखें, इसका मैग्नीट्यूड है b और इसका मैग्नीट्यूड है क्या लिखें tan थीटा b sin phi डिवाइड बाय a प्लस b cos, यहां से थीटा निकल आएगा। तो अगर तुमने r भी निकाल लिया थीटा भी निकाल लिया तो क्या फाइनल रिजल्टेंट का इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि y का इक्वेशन लिखना तो ओमेगा तो तुम्हें y1 और y2 के इक्वेशन से ही देखने में समझ में आ जाएगा, ओमेगा तुम्हें y1 और y2 से ही देखने में समझ में आ जाएगा। अच्छा एक और चीज, दो वेव है दोनों फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है,
बोथ द वेव आर ऑफ फ्रीक्वेंसी कोहेरेंट सोर्सेज है, क्योंकि फेज डिफरेंस भी क्या है, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम, वेवलेंथ अपने आप सेम हो जाएंगे। क्लियर? इसका मतलब ये जो सोर्सेज हैं ये कैसे सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है। पहले तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इनके एडिशन से जो वेव बन रही है उसका रिजल्टेंट फॉर्मूला ये, उनके एडिशन से जो रिजल्टेंट वेव बन रही है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? एंड उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और एंगल यहां से आ जाएगा। तो ये बात हो गई तुम्हारी सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब देखो ध्यान से, एक रिलेशन होता है, अब लिखो एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, of resultant wave. So this is your equation of resultant displacement बोलो या फिर क्या भी बोल सकते हो, resultant wave. तो this is the equation of resultant displacement, या दो वेव जब जुड़ेंगी तो एक नई वेव बनेगी, उसका इक्वेशन भी ये कह सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव भी इसको कहा जा सकता है। क्लियर? अच्छा, इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को अगर हमें निकालना है कि देखो दिस इज योर सोर्स S1, इससे जो चल के वेव आ रही थी उसकी इंटेंसिटी लेट से कितनी है, इसका एम्पलीट्यूड A था, सोर्स S2 से जो वेव चल के आ रही थी P पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड क्या था, V, और उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। अच्छा, यहाँ पे जो नई रिजल्टेंट वेव बनी उसका रिजल्टेंट कितना है, R, इसकी मैं इंटेंसिटी पूछता हूँ कितनी, R निकालना आता है, √a² + b² + 2ab, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है हमें कितनी है। तो देखो एक रिलेशन होता है इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, व्हिच वी हैव स्टडीड इन क्लास 11। तो यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो क्लास 11 पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वेव चैप्टर हमने क्लास 11 में डिस्कस किया था, तो उसके कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें रिकॉल करा दूं। देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, एंड द रिलेशन वाज कि जो इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। इसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपको बस ये याद होना चाहिए आगे के डिस्कशन के लिए। यू डोंट हैव टू गो टू क्लास 11, बस ये चीजें रिकॉल करना है। तो ये याद कर लो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब अगर इंटेंसिटी लिखनी है तो कोई कांस्टेंट किया जाएगा इनटू एक। तो ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड, इनकी जरूरत पड़ेगी तो लिख लेते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, देखो इनके बीच रिलेशन क्या होता है, देखो S1 की जो वेव है ये कुछ पाथ ट्रेवल करके आ रही है, बताओ इसकी पाथ लेंथ कितनी होगी, S1 T। S2 की वेव की पाथ लेंथ कितनी है, S2। और क्या जरूरी है कि दोनों सेम हो, नहीं, कोई कम भी हो सकता है कोई, तो दोनों के बीच में कुछ पाथ का क्या है, डिफरेंस, उसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें ये भी पता है कि इन दोनों के बीच कुछ फेज का भी डिफरेंस है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा फाई, जो कि इस केस में फाई है, बट जनरल केस में हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा फाई से। डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। तो देखो रिलेशन होता है दोनों के बीच में, इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस ना, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर तुम्हें कोई एक पता है ना तो तुम दूसरे को यूजिंग दिस रिलेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। So this is given by lambda by 2 pi into delta phi। तो हम इसका यूज करेंगे, कई बार हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक से दूसरे में, तो इस फॉर्मूले, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बस आगे के लिए। बहुत ज्यादा आपको 11th क्लास की चीजें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखोगे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। तो देखो डेल्टा एक्स अगर निकालना है, अगर आपको क्या पता है, फेज डिफरेंस, this delta phi is what, phase difference। lambda क्या है, wavelength, lambda is the wavelength।
तो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर द कन्वर्जन। अच्छा, अगर डेल्टा एक्स दिया है और डेल्टा फाई निकालना है तो भी निकाल लोगे। तो बताओ, अगर डेल्टा फाई निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो कोई भी यूज करेंगे, दोनों एक चीज है। तो चलो, अब तुम्हें यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना है इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी उसका हमें क्या निकालना है? एक्सप्रेशन निकालना है। देखो, तो देखो यहाँ हमें r का एक्सप्रेशन मिल गया। वी हैव ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। अब देखो, यहीं से हम कुछ कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ये बताओ, फॉर S1 एम्पलीट्यूड कितना है? तो क्या हम I1 इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर? तो यहां से क्या लिख सकते हैं? I1 इज सम कांस्टेंट k टाइम्स। सिमिलरली S2 के लिए एम्पलीट्यूड है b स्क्वायर, सो I2 इज दैट कांस्टेंट k टाइम्स b स्क्वायर। ऐसे रिजल्टेंट के लिए, और द रिजल्टेंट वेव, उसका एम्पलीट्यूड क्या है? r, उसका एम्पलीट्यूड तो I इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहां से I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? k टाइम्स। अब देखो, अब बताओ क्या किया जाए कि हमें I1, I2 और I में रिलेशन मिल जाए। क्या करो, यहां से A की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, यहां से B की वैल्यू निकाल के रख दो, और यहां से, तो क्या हमें I1, I2 और I में रिलेशन मिल जाएगा? So if you put the values of A, B and R from here, so A will be your under root I1 by K, B will be your under root I2 by K, and R will be your under root I by K। और अगर आप यहाँ पे रखेंगे इन तीनों की वैल्यूज को, तो you will get this expression। ये सिंप्लीफिकेशन है, आप करिएगा इसको, ठीक। अब देखो, हमें if someone asks us the resultant's amplitude, तो हम वो बता सकते हैं। अगर कोई हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करेगा तो वो भी हम बता देंगे। क्लियर? अच्छा, तो ये रही बात एम्पलीट्यूड की और इंटेंसिटी। तो एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने को आएगा एग्जाम में कि दो वेव दे देगा आपको और उनके सुपरपोजिशन को कहेगा कि शो द सुपरपोजिशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, तो आपको यहां तक आना पड़ेगा डिराइव करते हुए फ्रॉम द स्टार्टिंग। क्लियर है? अच्छा, कई बार वो क्वेश्चन में साइन फंक्शन ना देके कॉस फंक्शन भी दे देगा। इन दैट केस आल्सो यू हैव नॉट टू वरी। कॉस वालों को भी हम वेक्टर की तरह शो कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट से। किसी एक को रेफरेंस मानो और दूसरे को प्लॉट करो, तो ठीक है। तो चाहे आपको साइन के टर्म्स में दे क्वेश्चन और इट गिव यू इन द टर्म्स ऑफ द सेम एनालिसिस, ठीक है। तो उसके लिए पैनिक नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में कॉस में क्वेश्चन कई बार आता है। देखो एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में देगा कि लेट अस कंसीडर टू वेव्स, वन इज a sin ओमेगा t एंड द अदर वन इज a cos में देता है, ठीक है। a cos ओमेगा t प्लस 5, और कहेगा कि ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या पूछेगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या निकालो। तो कुछ नहीं, एक को रेफरेंस मानो और दूसरे को प्लॉट करो। तो देखो y1 फिर से हमारा इधर आ जाएगा और y2 इधर, और फिर रिजल्टेंट कर देना। तो कोई भी एनालिसिस में चेंज सेम, उसका फिर कॉस के टर्म्स में आएगा। हाँ, यही सेम फॉर्मूला विल कम, देयर विल बी नो चेंज। क्लियर? So this is about the superposition. Now there is a homework for all of you. आपको ये बताना है, अभी मैंने ये बताया था कि आपको कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और कहीं पे, तो आपको वही कंडीशंस निकाल के आनी है कि कब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और कब हमें, तो डिराइव या ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटीज एंड कंडीशंस निकाल के लाइए। So that's your homework.